गैस और ब्लोटिंग, उफ, ये ऐसी परेशानियां हैं ना जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते ही हैं और ये बहुत बहुत अनकंफर्टेबल हो सकती हैं। तो आज चलिए इसी से राहत पाने का रास्ता समझते हैं बिल्कुल शुरू से। तो सवाल है, क्या आपको गैसी या फूला हुआ महसूस हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है, मुझे लगता है हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। और अगर जवाब हाँ है तो ये जान लीजिए कि ये कोई अनोखी बात नहीं है। ये एक बहुत ही आम कॉमन एक्सपीरियंस है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो चलिए आज इस पूरे रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं। कहाँ से? बिल्कुल घर के नुस्खों से लेकर मेडिकल सॉल्यूशंस तक हम हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम इतनी आम क्यों है। फिर चलेंगे अपने किचन में, देखेंगे कि घरेलू उपचार क्या हैं। उसके बाद फार्मेसी काउंटर पे क्या मिलता है वो जानेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि डॉक्टर को कब दिखाना जरूरी हो जाता है। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, साउल हार्ट सेंटर भी यही कहता है। पर सवाल ये है कि आखिर हम में से इतने सारे लोग ये दबाव, ये प्रेशर क्यों महसूस करते हैं? क्या वजह है इसके पीछे? चलिए पता लगाते हैं। और पता है, इसकी एक बड़ी वजह तो हमारी अपनी आदतें ही हैं। जैसे बहुत तेजी तेजी में खाना। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो खाने के साथ साथ ना हवा भी निगल जाते हैं। और फिर कुछ खाने की चीजें भी होती हैं जो पेट में जाके ज्यादा गैस बनाती है, और फिर वही ब्लोटिंग और भारीपन महसूस होता है। तो ठीक है, अब चलते हैं पहले और सबसे आसान कदम की तरफ, हमारे घरेलू उपचार। अक्सर राहत हमारी अपनी रसोई में ही छिपी होती है। यहाँ कुछ बहुत ही बढ़िया नेचुरल एड्स हैं। देखिए, गरम नींबू पानी, ये डाइजेशन को किक स्टार्ट करता है। पुदीने की चाय, ये पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है। अदरक की चाय तो एंटी इन्फ्लेमेटरी है ही, सूजन कम करती है। और सौंफ, ये तो गैस को बाहर निकालने में मदद करती है। अरे, यहाँ तक कि हल्दी और तुलसी का पानी भी पाचन के लिए कमाल का है। अच्छा, अब खाने की बात करते हैं। यहाँ कुछ चीजें दोस्त हैं तो कुछ दुश्मन। जैसे दही, जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। ये तो हुए दोस्त। लेकिन दूसरी तरफ है सेब, प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी जैसी चीजें। इनको कहते हैं हाई फॉडमैप फूड्स। आसान भाषा में समझे तो ये वो कार्ब्स हैं जिन्हें पचाना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, और बस इसी वजह से गैस और ब्लोटिंग हो सकती है। तो चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। मान लीजिए घरेलू नुस्खों से पूरी राहत नहीं मिली, तो अगला स्टॉप क्या है? फार्मेसी काउंटर। यहाँ वो दवाएं मिलती हैं जो बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाती हैं। यहाँ एक बहुत कॉमन दवा मिलती है जिसका नाम है सिमेथोकॉन। अब ये काम कैसे करती है? बड़ा सिंपल है। सोचिए, पेट में गैस के बड़े बड़े बुलबुले फंसे हैं। ये दवा उन बड़े बुलबुलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, और जब वो छोटे हो जाते हैं तो आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, मतलब ये बस अपना काम करके निकल जाती है। इसलिए इसे काफी सेफ माना जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके सबूत भी हैं। ये जो बार चार्ट है ना, ये 2023 की एक स्टडी का है। इसमें टम्स अप ड्रॉप्स, जिसमें सिमेथिकोन के साथ सौंफ और डिल का तेल भी था, उसे टेस्ट किया गया और पता चला कि इससे छोटे बच्चों में पेट दर्द के जो लक्षण थे वो काफी कम हो गए। और नतीजा तो देखिए, सिर्फ 7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद लगभग 68% बच्चों में पेट दर्द की समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई। ये दिखाता है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन कितना इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ओवर द काउंटर दवाओं से भी बात नहीं बनी तो तब डॉक्टर को दिखाने का समय आता है। वो कुछ प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट्स बता सकते हैं। डॉक्टर जो दवाएं देते हैं उनमें एक कैटेगरी है एंटी स्पेज़मोडिक्स की। नाम से ही अंदाजा लग रहा है, एंटी स्पैज्म, मतलब ये दवाएं पेट में जो एंटन या मरोड़ होती है ना, उसे कम करती हैं। ये आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स कर देती हैं, जिससे दर्द में राहत मिलती है। इसी कैटेगरी में 2 कॉमन दवाएं हैं, बस्कोपैन और मीबीवेरिन। दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। बस्कोपैन जो है वो एक एंटीकोलिनोजेनिक है, जिसकी वजह से कभी कभी मुंह सूखना जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मीबीवेरिन वो सीधे मसल्स को रिलैक्स करती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और लोग इसे बेहतर टॉलरेट कर पाते हैं।
और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर इसका इलाज कैसे करते हैं। वो एक एक करके कदम उठाते हैं। जैसे पहले 2 से 4 हफ्ते के लिए मीबेवरिन ट्राई करने को कह सकते हैं। अगर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा एंटीस्पैज़मोडिक या कुछ केसेस में तो कम डोज वाले एंटी डिप्रेसेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और तरह की दवाएं हैं प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। अब ये क्या करती हैं? ये हमारे पाचन तंत्र की मोटिलिटी मतलब गति को बढ़ाती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये खाने को पेट और आंतों से आगे धकेलने में मदद करती हैं। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है डोम्पेरेडॉन। तो अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से में, जहां हम एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की बात करेंगे, क्योंकि डाइजेस्टिव हेल्थ सिर्फ एक गोली खा लेने से कहीं बढ़कर है ना? और ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है कि ऑप्टिमल सिम्टम कंट्रोल के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की जरूरत हो सकती है। मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ दवा पर डिपेंड नहीं रह सकते, पूरी बिग पिक्चर देखनी होगी। तो वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? पहली, किसी भी ट्रीटमेंट को बहुत जल्दी छोड़ देना, कम से कम 2-4 हफ्ते तो दीजिए। दूसरी, खाने पीने की आदतों और स्ट्रेस जैसे फैक्टर्स को नज़रअंदाज कर देना। और सबसे ज़रूरी बात, ये उम्मीद करना कि कोई जादू की छड़ी घूमेगी और सब ठीक हो जाएगा। हमारा लक्ष्य लक्षणों में सुधार लाना होना चाहिए, ना कि कोई कंप्लीट क्योर। और आखिर में ये सवाल कि क्या पाचन कल्याण एक गोली है जिसे लिया जाता है या एक जीवन शैली है जिसे बनाया जाता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है ना? शायद इसका जवाब कहीं बीच में ही है, और ये हमें अपनी सेहत के बारे में और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। हम सबको कभी ना कभी सीने में एक अजीब सी जलन महसूस होती है ना? जी हाँ, हार्ट बर्न। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और समझेंगे कि इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके मौजूद हैं। वो एहसास तो शायद हम सब जानते हैं, कभी कुछ ज्यादा मसालेदार खा लिया और फिर सीने में वो बेचैनी। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? देखिए, सीधी सी बात है, जब पेट का एसिड अपनी जगह से निकलकर कहीं और पहुंच जाता है। चलिए जरा और गहराई से जानते हैं। तो इसी चीज को मेडिकल भाषा में कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। मतलब जब पेट का एसिड घूम फिरकर वापस हमारी खाने की नली में आ जाता है और बस वहीं से शुरू होती है वो जलन। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है तो चलिए इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पेट के अंदर की इस आग को बुझाएं कैसे? देखिए, इसको समझने के लिए हम ट्रीटमेंट के 3 लेवल देखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक और सबसे तेज असर वाले तरीके से। तो लेवल 1 ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ये दिक्कत कभी कभार होती है और उन्हें चाहिए फौरन राहत। ये एक तरह का क्विक फिक्स है, जब बस जल्दी से आराम मिल जाए। और इस क्विक फिक्स का नाम है एंटासिड्स। इनका काम बड़ा सिंपल है। पेट में जो एसिड बन चुका है ये बस उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर कर देते हैं। पर एक बात याद रखने वाली है, ये एसिड बनने के बाद काम करते हैं, उसे बनने से रोकते नहीं हैं। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, एंटासिड एक फायर एक्सटिंग्विशर जैसा है। मतलब आग लगी, इसने तुरंत लपटों को बुझा दिया, लेकिन ये आग को दोबारा लगने से नहीं रोक सकता। अच्छा, एक और जरूरी बात, आप कौन सा एंटासिड ले रहे हैं उस पर उसके साइड इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं। जैसे मैग्नीशियम वाले से डायरिया हो सकता है और कैल्शियम या एल्यूमिनियम वाले से कब्ज। तो ये देखकर चुनना जरूरी है। तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे उपाय की तरफ जो सिर्फ आग बुझाता नहीं बल्कि लंबे समय तक आराम देता है। ये एंटासिड से एक लेवल ऊपर है। इसे ऐसे समझिए, अगर एंटासिड आग पर पानी डाल रहे थे तो H2 ब्लॉकर्स क्या करते हैं? वो उस पाइप को ही थोड़ा कस देते हैं जिससे आग के लिए फ्यूल यानी ईंधन आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम को रोकने की तरफ एक बेहतर कदम है। तो ये H2 ब्लॉकर्स काम कैसे करते हैं? असल में ये सीधे उस सिग्नल पर काम करते हैं जो पेट को एसिड बनाने के लिए कहता है। हमारे शरीर में एक केमिकल होता है हिस्टामाइन, ये उसी को ब्लॉक कर देते हैं। तो नतीजा, एसिड का प्रोडक्शन ही धीमा हो जाता है। और इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। देखिए, 1964 में साइंटिस्ट को पता चला कि पेट में एसिड बनाने के लिए एक खास स्विच होता है। और बस इसी खोज के बाद 1976 में आई टैगामेट, जो उस जमाने की ब्लॉकबस्टर दवा थी। फिर आया ज़ैनटैक और 1988 तक तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा बन चुकी थी। और अब आते हैं ट्रीटमेंट के सबसे पावरफुल लेवल पर। ये वो दवाएं हैं जो एसिड को रोकने में सबसे ज्यादा असरदार मानी जाती हैं।
अगर H2 ब्लॉकर्स फ्यूल की सप्लाई को कम कर रहे थे तो ये दवाएं, जिन्हें हम PPIs कहते हैं, वो समझ लीजिए कि फ्यूल लाइन को ही बंद कर देती हैं। ये सीधा सोर्स पर जाकर एसिड का बनना रोकते हैं। इनका पूरा नाम है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी PPIs। ये सीधे उस मशीनरी पर ताला लगा देते हैं जो पेट में एसिड पंप करती है। उस प्रोटॉन पंप को ही बंद कर देते हैं। इससे एसिड बनना लगभग रुक सा जाता है। ये सबसे डायरेक्ट और सबसे मजबूत तरीका है। तो सवाल उठता है, क्या सारे PPIs एक जैसे हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए 2003 में एक बड़ी स्टडी हुई। उसमें 5 सबसे कॉमन PPIs को आमने सामने रखकर परखा गया, ये देखने के लिए कि कौन पेट के एसिड को सबसे अच्छे से कंट्रोल करता है। और नतीजे काफी चौंकाने वाले थे। इस चार्ट को देखिए जरा। जो एसोमेप्राज़ोल है उसने पेट के pH को 4.0 से ऊपर करीब 14 घंटों तक बनाए रखा। अब ये 4.0 का लेवल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस लेवल पर एसिड की जलन पैदा करने की ताकत लगभग खत्म हो जाती है। और 14 घंटे, ये आंकड़ा बाकी दवाओं के मुकाबले बहुत ज्यादा था। और ये दूसरा चार्ट तो बात को और भी साफ कर देता है। ये दिखा रहा है कि कितने मरीजों को 12 घंटे से ज्यादा आराम मिला। एसोमेप्राज़ोल के साथ ये आंकड़ा लगभग 65% था, जो बाकियों से कहीं आगे है। मतलब आराम सिर्फ मिला नहीं बल्कि लगातार बना रहा। तो हमने 3 लेवल देख लिए: क्विक फिक्स, थोड़ी लंबी राहत और सबसे मजबूत प्रोटेक्शन। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो ये टेबल सब कुछ एक जगह ले आता है। एंटासिड मिनटों में काम करते हैं, पर असर 1-2 घंटे ही रहता है। कभी कभार की जलन के लिए बेस्ट हैं। फिर आते हैं H2 ब्लॉकर्स। असर आने में घंटा भर लगता है, पर राहत 10 घंटे तक रहती है। और आखिर में सबसे पावरफुल PPIs, जो लगभग 24 घंटे का कवर देते हैं, पर इनका पूरा असर आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। और हाँ, ये आमतौर पर डॉक्टर की सलाह से ही लिए जाते हैं। देखिए, हर दवा का अपना एक काम है, अपनी एक जगह है। तो पिछले कुछ दशकों में हमने पेट के एसिड को कंट्रोल करने में कमाल की तरक्की की है। एक मामूली से एंटासिड से लेकर इन पावरफुल PPIs तक का सफर। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि डाइजेस्टिव हेल्थ की दुनिया में अगला बड़ा ब्रेक थ्रू क्या होगा। सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। अच्छा, ज्यादातर घरों में दवाइयों के डिब्बे में एक चीज तो पक्की मिलती है, एंटासिड। तो जब भी सीने में जलन होती है, फट से इसे ले लिया जाता है, एक क्विक फिक्स की तरह। पर क्या यह वाकई इतना सिंपल है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस झटपट मिलने वाली राहत के पीछे आखिर चल क्या रहा है। सीने में जलन, हार्टबर्न, ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं। कुछ भारी खाने के बाद सीने में या कभी-कभी गले तक में एक तेज जलन का एहसास होता है। इसी को हार्टबर्न या एसिडिटी कहते हैं। और ये बहुत ही आम बात है। असल में ये इतनी कॉमन प्रॉब्लम है कि सोचिए, नॉर्थ अमेरिका में लगभग 28% अडल्ट्स को हफ्ते में कम से कम एक बार तो ये होता ही है। अब ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़े लेवल की परेशानी है। और जैसे ये जलन महसूस होती है, सबसे पहले हाथ एंटासिड की तरफ ही जाता है ना। पर कभी सोचा है कि जब वो शीराप या गोली पेट में जाती है तो अंदर होता क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ जलन शांत करने से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बेसिक साइंस को पकड़ते हैं। मतलब आखिर ये एंटासिड काम कैसे करते हैं? असल में सारा खेल पेट के अंदर होने वाले एक सिंपल से केमिकल रिएक्शन का है। तो देखिए, बात बहुत सीधी है। हमारे पेट में होता है एसिड, और एंटासिड वो होता है एक बेस, जिसे हिंदी में क्षार कहते हैं। अब जरा स्कूल की केमिस्ट्री याद कीजिए। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या होता है? वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब असर खत्म। बस यही होता है। पेट में एसिड का लेवल नीचे आता है और हमें राहत मिल जाती है ना? सिंपल। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, सारे एंटासिड एक जैसे नहीं होते। जी नहीं, उनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इससे जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे कि अगर किसी में एल्यूमिनियम सॉल्ट्स हैं तो वो कब्ज कर सकता है, वहीं अगर मैग्नीशियम सॉल्ट्स हैं तो वो इसका ठीक उल्टा दस्त लगा सकता है। इसीलिए तो कई ब्रांड्स इन दोनों को मिलाकर बेचते हैं ताकि इफेक्ट बैलेंस हो जाए। और कैल्शियम वाले, उनसे भी कब्ज हो सकता है, और कभी कभी तो एसिड रिबाउंड भी हो जाता है। मतलब राहत के बाद पेट और भी ज्यादा एसिड बनाने लगता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एंटासिड क्या करते हैं। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इन्हें लिया कब जाए ताकि सबसे ज्यादा राहत मिले। और यहां टाइमिंग ही सब कुछ है। मतलब जैसे ही जलन शुरू हो
तब ले लेना चाहिए, या खाने से पहले, या फिर खाने के तुरंत बाद? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। जवाब एकदम क्लियर है। सबसे असरदार समय है खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद और रात में सोने से ठीक पहले। और ये कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड वजह है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, खाना खाने के बाद हमारे पेट में एसिड प्रोडक्शन पीक पर होता है, मतलब सबसे तेज। और उस वक्त ना खाने के ठीक ऊपर एसिड की एक परत बन जाती है, जिसे एसिड पॉकेट कहते हैं। जब हम खाने के 1 घंटे बाद एंटासिड लेते हैं तो वो सीधा इसी एसिड पॉकेट को टारगेट करता है। और रात को सोने से पहले लेने का फायदा यह है कि वो एसिड रिफ्लक्स से बचाता है, क्योंकि जब हम लेटते हैं तो एसिड का ऊपर गले तक आना बहुत आसान हो जाता है। तो अब तक हमने बात की एंटासिड के फायदों की और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की। लेकिन अब इस बातचीत में एक बहुत जरूरी मोड़ आने वाला है, एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो हैं इसके छिपे हुए खतरे। और ये चेतावनी कोई छोटी मोटी जगह से नहीं, बल्कि सीधे NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से आ रही है। ये एक बहुत सीरियस रिमाइंडर है कि ये दवाएं उतनी भी सेफ नहीं है जितना हम समझते हैं, खासकर तब जब कोई और दवाएं भी साथ में चल रही हों। सवाल यह है कि ये ऐसा होता कैसे है? एंटासिड्स पेट में जाकर दूसरी दवाओं के साथ चिपक सकते हैं, जिससे बॉडी उन्हें ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती। या फिर एक और तरीका है, वो पेट के pH लेवल को बदल देते हैं। और कई दवाएं ऐसी होती हैं जिन्हें काम करने के लिए एसिडिक माहौल चाहिए। तो नतीजा क्या होता है? एंटीबायोटिक्स, हार्ट की दवाएं, आयरन सप्लीमेंट्स, इन जैसी कई जरूरी दवाओं का असर कम हो जाता है। और बात सिर्फ दूसरी दवाओं तक ही नहीं रुकती। अगर एंटासिड को लंबे समय तक, मतलब रोज रोज इस्तेमाल किया जाए तो कई और दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। लगातार कब्ज या दस्त से लेकर शरीर में फॉस्फेट की कमी तक और मिल्क एल्कली सिंड्रोम जैसी सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? इन्हें बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी रोज की आदत बिल्कुल नहीं बनाना है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना उसे एक साथ रख कर देखते हैं। मतलब हमारी सेहत की जो बड़ी पिक्चर है उसमें एंटासिड को आखिर कहां और कैसे फिट किया जाना चाहिए। ये कंपैरिजन काफी दिलचस्प है। एक स्टडी में ये बात सामने आई कि इनो जैसे जो सिंथेटिक एंटासिड हैं वो बहुत फास्ट रिलीफ देते हैं, पर उनका असर भी उतनी ही जल्दी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एलोवेरा जैसे जो नेचुरल ऑप्शंस हैं उन्होंने असर दिखाने में थोड़ा टाइम तो लिया, लेकिन राहत ज्यादा देर तक टिकी रही। तो ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमेशा सबसे तेज तरीका ही सबसे अच्छा होता है? और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी मैसेज पर। देखिए, एंटासिड लक्षणों को सिर्फ दबाते हैं, वो दर्द और जलन से तो छुटकारा दिला देते हैं, लेकिन उस असली प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। अगर बार बार एंटासिड की जरूरत बढ़ रही है तो ये एक बड़ी अंदरूनी समस्या पर पर्दा डालने जैसा है। हो सकता है ये GID हो, पेप्टिक अल्सर हो या हाइएटल हर्निया। इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझ लेना बहुत जरूरी है। एंटासिड एक इमरजेंसी उपाय है, रोज की आदत नहीं। ये कभी कभार होने वाली एसिडिटी को संभालने के लिए है, न कि किसी लंबी चलने वाली प्रॉब्लम का परमानेंट जुगाड़। तो अगली बार जब भी हार्ट बर्न महसूस हो तो एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचना जरूरी है। क्या ये सिर्फ कुछ ज्यादा खा लेने की वजह से है, या ये इस बात का इशारा है कि शरीर के अंदर कुछ और गड़बड़ चल रही है? अगर एंटासिड की जरूरत बार बार पड़ रही है तो शायद ये एक साइन है कि डॉक्टर से बात करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं होता, बल्कि उनकी जड़ तक जाकर उसे ठीक करना होता। रोज हम कितने सारे एड्स देखते हैं ना, पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि वो असल में हमसे कह क्या रहे हैं? ये एक साधारण सी दिखने वाली तस्वीर है, लेकिन इसके अंदर पसंद और सुविधा का एक बहुत ही स्मार्ट मैसेज छिपा हुआ है। चलिए मिलकर इसे समझते हैं। पहली नजर में ये एक आम सा प्रोडक्ट डिस्प्ले लगता है, लेकिन जिस तरह से इन चीजों को यहां रखा गया है ना, वो जानबूझकर एक कहानी बताने के लिए है। हमारा काम है ये समझना कि वो कहानी आखिर है क्या, और उसे बताने के लिए कौन सी विजुअल तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इस ऐड का मेन क्लेम क्या है? वो ये है, रोगियों के लिए सुविधाजनक फॉर्मेट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये विज्ञापन इस वादे को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि बहुत ही खास विजुअल तरीकों से निभाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। विज्ञापन हमें 3 अलग अलग ऑप्शन देता है, और शुरू करते हैं सबसे कॉमन वाले से, टैबलेट्स। तो सबसे पहले आता है क्लासिक टैबलेट, मतलब वो फॉर्मेट जिसे ज्यादातर लोग दवा से जोड़कर देखते हैं।
एकदम जाना पहचाना, बिल्कुल वैसा ही। तो ये ब्लिस्टर पैक हमें क्या बताता है? इससे एक भरोसे वाली फीलिंग आती है। ये कुछ ऐसा है जो शायद किसी के भी घर की दवा वाली दराज में मिल जाएगा। ये बहुत फेमिलियर है, आरामदायक है और एक रूटीन का एहसास देता है। अच्छा, तो टैबलेट्स हो गए ट्रेडिशनल ऑप्शन। अब अगला क्या है? यहां से कहानी थोड़ी लिक्विड हो जाती है। और ये देखिए, 3 बोतलों का एक सेट। अब एक बात पर गौर कीजिए, यहां फोकस अलग अलग डोज पर नहीं है, बल्कि एक बड़ी शेयर की जा सकने वाली बोतल पर है। ये छोटा सा बदलाव है, पर बहुत जरूरी है। ये जो मल्टी यूज बोतलें हैं, ये एक अलग ही इस्तेमाल की तरफ इशारा करती हैं। ये एक टैबलेट ली और चल दिए वाला सीन नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो घर पर रहता है, हमेशा तैयार, शायद पूरी फैमिली के लिए या फिर रेगुलर इस्तेमाल के लिए। मतलब सब कुछ तैयारी और घर के आराम से जुड़ा है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी फॉर्मेट पर। और सच कहूं तो यही वो चीज है जो इस ऐड के सुविधा वाले एंगल को बिल्कुल पक्का कर देती है। जरा इन सिंगल सर्व सैशे को देखिए, इनका तो डिजाइन ही पूरी कहानी कह देता है। पतले हैं, हल्के हैं और बस बैग या जेब में डालने के लिए ही बने हैं। मतलब पूरा खेल ही पोर्टेबिलिटी का है, यानी कहीं भी आसानी से ले जाने का। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नाम ही देख लीजिए, ऑन द गो। मतलब इससे ज्यादा साफ क्या होगा? ये फॉर्मेट आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी का सीधा सीधा जवाब है। ये उन मौकों के लिए है जब कोई घर पर नहीं है, लेकिन राहत की जरूरत तो है। ये है इंस्टेंट पोर्टेबल सुविधा। तो अब हमारे सामने 3 अलग अलग फॉर्मेट है, हर एक अलग जरूरत के लिए। पर असली कमाल तो तब होता है जब इन तीनों को एक साथ रखकर देखा जाता है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, घर पर भरोसे के लिए टैबलेट्स हैं, रेगुलर घर के इस्तेमाल के लिए जेल है और बाहर के लिए अचानक जरूरत पड़ने पर ऑन द गो पैक है। जब ये तीनों साथ आते हैं तो ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है और ये उस शुरुआती वादे को पूरा करता है, रोगियों के लिए सुविधाजनक। और पता है, ये कोई संयोग नहीं है कि यहां 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं। मार्केटिंग में ना रूल ऑफ 3 एक बहुत पुरानी और असरदार तकनीक है। एक ऑप्शन कम लगता है, 2 में कंफ्यूजन होता है, लेकिन 3 से एक कंप्लीट होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हर सिचुएशन के बारे में सोच लिया गया है, हर जरूरत का ध्यान रखा गया है। तो आखिर में बात सिर्फ 3 प्रोडक्ट बेचने की नहीं है, बात है एक पूरा का पूरा सोल्यूशन बेचने की। मैसेज एकदम साफ और जोरदार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहां हैं या आपकी सिचुएशन क्या है। हमारे पास आपके लिए जवाब है। यही है कंप्लीट सुविधा। तो ये सिर्फ एक ऐड नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे छोटे छोटे विजुअल इशारे लगातार हमारे फैसलों पर असर डाल रहे हैं। अगली बार जब कोई प्रोडक्ट देखें तो एक पल रुककर सोचें, ये असल में क्या बेच रहा है, इसकी पैकेजिंग, इसका फॉर्मेट, इसके रंग, ये सब मिलकर कौन सी कहानी सुना रहे हैं। यकीन मानिए, जो जवाब मिलेंगे वो काफी हैरान करने वाले हो सकते हैं। कभी सोचा है कि हम अपनी रोजमर्रा की चीजों को सिर्फ ध्यान से देखकर ही कितना कुछ जान सकते हैं? हर लेबल, हर पैकेजिंग असल में अपने आप में एक कहानी कहती है। तो चलिए आज मिलकर एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग सिर्फ एक डिब्बा या बोतल तो होती नहीं है, है ना? ये तो समझिए जानकारी का एक पूरा खजाना है। तो आइए आज इसी खजाने को जरा खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो आज हमारे सामने है सीने में जलन और गैस के लिए इस्तेमाल होने वाली ये दवा। हम इसे बेचने के नजरिए से नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह देखेंगे। इसकी एक एक परत को खोलकर जांचेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है इसका डिजाइन और इसका ये हल्का गुलाबी रंग। अक्सर पता है क्या होता है, दवाओं में ऐसे सौम्य रंगों का इस्तेमाल उन्हें सुरक्षित और भरोसेमंद दिखाने के लिए किया जाता है। देखते हैं पहली नजर में और क्या क्या पता चलता है। जरा ध्यान से देखिए, लेबल पर जो सबसे बड़े और साफ साफ शब्द दिख रहे हैं वो हैं एंटासिड और एंटी गैस। और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है, ताकि हमारा ध्यान सबसे पहले इन्हीं पर जाए। ये शब्द सीधे सीधे बता रहे हैं कि प्रोडक्ट का मेन काम क्या है। तो एंटासिड और एंटी गैस, आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट असल में क्या करने का वादा कर रहा है। तो पहला शब्द है एंटासिड। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, एंटी एसिड, यानी एक ऐसा पदार्थ जो पेट में बढ़ी हुई एसिडिटी को, जिसे हम आमतौर पर जलन भी कहते हैं, शांत करता है या बेअसर कर देता है। और दूसरा शब्द है एंटी गैस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पेट में बनने वाली फालतू गैस से राहत देने या उसे रोकने में मदद करता है।
तो देखा, इन 2 शब्दों ने मिलकर प्रोडक्ट का पूरा मकसद ही साफ कर दिया। अब ये लाइन वाकई में बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ ये नहीं बता रही कि दवा क्या करती है, बल्कि ये भी कि कैसे करती है, तुरंत और स्थायी राहत। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वादा है, कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने का एक बहुत सीधा और असरदार तरीका। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट मिलता कैसे कैसे है। तस्वीर में हमें ये 2 अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है और ये चुनाव भी हमें बहुत कुछ बताता है। एक तरफ हमारे पास 2 साइज की बोतलें हैं, 200 मिलीलीटर और 400 मिलीलीटर। ये साइज आमतौर पर घर पर रखने के लिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गोलियों वाला ब्लिस्टर पैक है, जिसे साथ लेकर कहीं भी जाना बहुत आसान है। इससे पता चलता है कि कंपनी ने दोनों तरह की जरूरतों का ध्यान रखा है, घर के लिए भी और सफर के लिए भी। अब तक तो हमने बड़ी बड़ी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन कहते हैं ना, असली कहानी अक्सर बारीक अक्षरों में ही छिपी होती है। तो आइए अब लेबल पर दी गई छोटी छोटी जानकारियों पर भी एक नजर डाली लेते हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी जानकारी एक साथ दी गई है। ये शुगर फ्री है, जो सेहत का ध्यान रखने वालों के लिए एक जरूरी बात है। ये ओरिजिनल फ्लेवर में है और आखिर में इसे बनाने वाली कंपनी का नाम फाइजर, जो कि एक बहुत जाना माना ब्रांड है। सच कहूं तो ये नाम ही प्रोडक्ट पर भरोसा करने के लिए काफी है। तो मतलब बात यह है कि पैकेजिंग पर कुछ भी ऐसे ही नहीं डाल दिया जाता। बड़े बड़े शब्दों से लेकर एक भरोसेमंद ब्रांड के नाम तक, हर एक छोटी बड़ी चीज मिलकर इस प्रोडक्ट की एक पूरी कहानी गढ़ती है। ये सिर्फ एक दवा नहीं है, ये एक सोचा समझा पैकेज है। तो ये हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले लेबल को ध्यान से पढ़कर बहुत कुछ समझा जा सकता है। अब सवाल ये है कि अगली बार जब किसी चीज का लेबल हाथ में आएगा तो उसमें कौन सी छिपी हुई कहानी पढ़ने को मिल सकती है। नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की रोजमर्रा की चीजें वो भी हमसे बात करती हैं, उनकी अपनी एक भाषा होती है। आज हम ऐसी ही एक छोटी सी मामूली सी दिखने वाली चीज को लेंगे, एक सैशे, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका हर रंग, हर शब्द एक बहुत सोची समझी कहानी सुनाता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। एक वादा, वो दिखता कैसा है? ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे हम छू सकें, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कभी कभी एक वादा इतना छोटा और ठोस हो सकता है कि वो आपकी जेब में भी आ जाए। जी हाँ, कभी कभी एक वादा बिल्कुल इस हरे रंग के इनो सैशे जैसा दिखता है। ये सिर्फ एक पाउडर नहीं है, ये एक पैकेज में बंद किया हुआ एक पक्का वादा है। और आज हम इसी वादे के हर हिस्से को बारीकी से समझने वाले हैं। तो ठीक है, ये पैकेज एक वादा है, लेकिन देखिए हर वादे की शुरुआत एक प्रॉब्लम से होती है। तो आइए देखते हैं कि ये पैकेज कैसे एक बहुत ही आम समस्या को पकड़ता है, एक ऐसी परेशानी जिससे हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी गुजरे ही हैं। देखिए, पैकेट पर सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है ये शब्द एसिडिटी। ये कोई मुश्किल मेडिकल टर्म नहीं है, ये वो आम एहसास है जिसे हर कोई समझता है। ये एक शब्द जो सामने ही लिखा है तुरंत उस इंसान से जुड़ जाता है जो तकलीफ में है। उसे लगता है कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम को समझा गया है। तो प्रॉब्लम तो बता दी, अब अगला कदम क्या? जाहिर है सल्यूशन। और ये पैकेज यहाँ बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता, ये सीधे सीधे मुद्दे की बात करता है, बिना कुछ घुमाए फिराए। और ये रहा वो वादा, सिर्फ 2 शब्दों में, तेज राहत। जरा सोचिए, जब कोई तकलीफ में हो तो उसे इससे ज्यादा और क्या सुनना होगा? ये सिर्फ आराम का वादा नहीं है, ये तेजी से आराम का वादा है, एकदम सीधा, पावरफुल और बिल्कुल पॉइंट पर। लेकिन बात यह है कि तेज राहत का वादा तो कोई भी कर सकता है, कोई इस पर यकीन क्यों करे? अब यहीं पर इस पैकेजिंग का असली कमाल दिखता है। ये सिर्फ दावा नहीं करता, ये उसका सबूत भी देता है। जरा यहाँ देखिए, ये सिर्फ तेज कहकर नहीं रुक जाता, ये उसे नापता भी है। 6 सेकंड में काम करना शुरू कर देता है। और बस इसी एक लाइन से एक साधारण सा दावा एक ठोस नापने लायक फैक्ट बन जाता है। 6, सिर्फ एक नंबर है ना, लेकिन ये कितना पावरफुल है। ये जल्दी या थोड़ी देर में जैसे गोलमोल शब्दों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। ये दिमाग में एक स्टॉप वॉच शुरू कर देता है, एक पक्की उम्मीद देता है कि राहत बस आने ही वाली है। तो मतलब बात सीधी सी है, स्पेसिफिसिटी से भरोसा पैदा होता है। जब आप अपने वादे के साथ कोई नंबर जोड़ देते हैं तो वो कई ज्यादा असरदार और भरोसेमंद लगने लगता है। तो ठीक है, हमने शब्दों और नंबर्स की ताकत तो देख ली, लेकिन एक अच्छी कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं बनती।
अब देखते हैं कि ये पैकेज तस्वीरों के जरिए कैसे हमें उस अनुभव का एहसास कराता है जो इसे इस्तेमाल करने पर मिलने वाला है। पैकेट पे जो नींबू बना है और ये जो बुलबुले दिख रहे हैं, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये असल में एक विजुअल ट्रेलर है जो हमें प्रोडक्ट लेने से पहले ही बता रहे हैं कि इसका टेस्ट और फील कैसा होगा। इसे ऐसे समझिए, नींबू की तस्वीर ताजगी भरे स्वाद का वादा करती है और ये बुलबुले, ये उस फिज का सिग्नल है, वो एहसास कि हाँ, अंदर कुछ हो रहा है, ये काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम हो गई, प्रॉमिस हो गया, प्रूफ भी मिल गया और एक्सपीरियंस कैसा होगा ये भी पता चल गया। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी कड़ी है भरोसा। अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर कोने में एक छोटा सा GSK लोगो है। ये एक ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन का निशान है जो दुनिया की एक बहुत बड़ी और जानी मानी दवा कंपनी है तो ये एक छोटा सा निशान, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। और यही बात सबसे जरूरी हो जाती है, खासकर जब मामला सेहत से जुड़ा हो तो एक भरोसेमंद नाम की ये मोहर बहुत मायने रखती है। ये हमें बताती है कि ये प्रोडक्ट सेफ है, भरोसे के लायक है। यही वो भरोसा है जो शायद खरीद लूं को पक्का खरीदना है में बदल देता है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, एसिडिटी शब्द ने प्रॉब्लम बताई, तेज राहत ने सोल्यूशन दिया, 6 सेकंड ने सबूत दिया, नींबू और बुलबुलों ने एक्सपीरियंस का अंदाजा दिया और आखिर में GSK लोगों ने भरोसा दिलाया। हर हिस्सा मिलकर एक पूरी और दमदार कहानी बनाता है। तो असल में ये सिर्फ एक पैकेज नहीं है, ये कुछ ही सेकंड में हमें एक मनोवैज्ञानिक सफर पर ले जाता है, बेचैनी के एहसास से भरोसे के एहसास तक। ये वाकई कमाल की मार्केटिंग है ना? तो अगली बार जब आप किसी दुकान में हो तो एक पल के लिए रुकिएगा, किसी भी पैकेज को उठाइएगा और खुद से पूछिएगा, ये क्या वादा कर रहा है, ये कौन सी कहानी सुना रहा है? क्योंकि जैसा हमने आज देखा, अक्सर सबसे पावरफुल कहानियां हमारी नजरों के ठीक सामने ही छुपी होती हैं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं सीने में होने वाली उस जलन के बारे में, वो जो अक्सर परेशान करती है, और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इसके इलाज के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, सीने में जलन का अनुभव तो हम में से कई लोगों को कभी ना कभी होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कब ये सिर्फ एक मामूली सी बात न रहकर किसी बड़ी और गंभीर समस्या का इशारा बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। आखिर ये GERD जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है क्या? देखिए, कभी कभार थोड़ा बहुत एसिड रिफ्लक्स होना वो तो नॉर्मल है, लेकिन जब हम GERD की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये बार बार हो रहा है, और इतनी बार कि इससे हमारी भोजन नली यानी उसोफेगस को वाकई में नुकसान पहुंच सकता है। इसके जो सबसे आम लक्षण हैं वो तो हैं सीने में जलन और गले या मुंह में खट्टा पानी सा महसूस होना, लेकिन इनके अलावा भी कई और लक्षण हो सकते हैं जो GERD की ओर इशारा करते हैं, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या फिर ऐसा लगना कि खाना अटक रहा है। अब कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन्हें अलार्म सिम्टम्स कहा जाता है। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर निगलने में दर्द हो, वजन बेवजह घट रहा हो या खून की उल्टी हो तो ये बहुत गंभीर संकेत हैं और ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि इससे निपटा कैसे जाए। इलाज की जो पहली सीढ़ी है वो दवाएं नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली और कुछ आसान उपाय हैं। चलिए सबसे पहले इन्हीं पर नजर डालते हैं। कोई भी दवा शुरू करने से पहले एक्सपर्ट्स हमेशा कुछ बुनियादी लाइफस्टाइल चेंजेस की सलाह देते हैं, जैसे वजन कंट्रोल में रखना, देर रात भारी खाना न खाना और हाँ, कुछ चीज़ों से परहेज करना, जैसे कि बहुत ज़्यादा तला हुआ या मसालेदार खाना। स्मोकिंग छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर हल्के फुल्के GERD के लिए तो ये बदलाव ही काफ़ी होते हैं। वाह, ये एनालॉजी, ये तुलना कितनी बढ़िया है। पेट का एसिड एक उफनता हुआ सिंक और एंटासिड एक स्पंज जो उस पानी को सोख लेता है। ये ओवर द काउंटर मिलने वाली दवाओं के काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देता है। तो एंटासिड करते क्या हैं? वो पेट में जो एसिड पहले से मौजूद है उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब बेअसर कर देते हैं। इसीलिए इनसे राहत बहुत जल्दी मिलती है, एकदम फटाफट। लेकिन ये राहत बस कुछ ही देर के लिए होती है। लेकिन अगर दिक्कत बार बार हो रही हो तो सिर्फ स्पंज से काम नहीं चलेगा, है ना? तब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो उस उफनते हुए नल को ही थोड़ा बंद कर दे।
यानी ऐसी दवाएं जो एसिड को सिर्फ सोखे नहीं बल्कि उसे बनने से ही रोकें। और यहीं पर आती हैं दो बड़ी कैटेगरी की दवाएं। ये जो एनालॉजी है ये इनके फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। H2 ब्लॉकर्स उस नल को थोड़ा सा यानी आंशिक रूप से बंद करते हैं, जबकि PPIs यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उस नल को लगभग पूरा का पूरा ही बंद कर देते हैं। और यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। आइए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। ये तीनों विकल्पों को बिल्कुल साफ साफ समझाती है। एंटासिड सेकेंडों में काम शुरू पर असर सिर्फ 2 घंटे। H2 ब्लॉकर्स काम शुरू होने में 15-20 मिनट लगते हैं पर असर 12 घंटे तक रहता है। और फिर है PPIs जिन्हें पूरा असर दिखाने में 1 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन फिर राहत भी पूरे 24 घंटे तक मिलती है। तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि जरूरत कैसी है। ठीक है, तो अब जरा H2 ब्लॉकर्स पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। आखिर ये काम कैसे करते हैं और GERD के मैनेजमेंट में इनका क्या रोल है? तो इसका मैकेनिज्म क्या है? बहुत ही दिलचस्प है। हमारे पेट की कोशिकाओं पर ना कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें H2 रिसेप्टर्स कहते हैं। हिस्टामाइन नाम का एक केमिकल इनसे जुड़कर एसिड बनाने का सिग्नल देता है। H2 ब्लॉकर्स बस इसी सिग्नल को बीच में ही रोक देते हैं, मतलब एसिड बनने का ऑर्डर ही नहीं पहुंच पाता। अब H2 ब्लॉकर्स में भी कई तरह की दवाएं हैं। जो मॉडर्न H2 ब्लॉकर्स हैं, जैसे कि फेमोटिडीन, उनके कई फायदे हैं। पुरानी दवाओं के मुकाबले इनके ड्रग इंटरैक्शंस कम होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं और ये काफ़ी पावरफुल होती हैं, मतलब कम डोज में ही काम चल जाता है। और यही वजह है कि आज ये इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना? H2 ब्लॉकर्स को लंबे समय तक इस्तेमाल करने को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। जैसे ये शरीर में विटामिन B12, आयरन जैसे कुछ जरूरी पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन में कमी ला सकते हैं। खासकर बुजुर्गों में या जिन्हें किडनी की समस्या है, उनमें कन्फ्यूजन या भ्रम जैसी स्थिति पैदा होने का भी रिस्क रहता है। और एक और बड़ी बात है टैकीफाइलेक्सिस। इसका मतलब है कि समय के साथ शरीर इनका आदी हो जाता है और फिर ये उतना अच्छा काम नहीं करती। तो अब तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल दुनिया में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। क्या होता है जब ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी फेल हो जाते हैं? या फिर क्या होता है जब एक बहुत पॉपुलर दवा की सेफ्टी पर ही सवाल उठने लगते हैं? ये जो नंबर है 40%, ये सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, GERD के लगभग 40% मरीजों को PPIs, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग दवाएं मानी जाती हैं, उनकी पूरी डोज लेने के बाद भी लक्षणों से आराम नहीं मिलता। इसी मुश्किल स्थिति को ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस GERD कहा जाता है। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो रैनिटिडिन की कहानी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसे लोग ज़ेंटैक के नाम से ज्यादा जानते हैं। 2020 में इसमें एक कैंसर पैदा करने वाले तत्व NDMA के पाए जाने की चिंताएं सामने आईं और फिर अप्रैल 2020 में FDA ने इसे मार्केट से हटाने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बहुत सारी सेफ्टी टेस्टिंग के बाद नवंबर 2025 में एक नए और सुरक्षित फॉर्मुलेशन वाली रैनिटिडिन को फिर से मंजूरी मिल गई है। तो ये जो नई रैनिटिडिन आई है, इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए FDA ने कुछ बहुत ज़रूरी और ख़ास निर्देश भी जारी किए हैं। जैसे टैबलेट्स को हमेशा उसकी असली बॉटल में ही रखना है और बॉटल खोलने के 90 दिन बाद अगर कोई टैबलेट बच भी गई है तो उसे फेंक देना है। ये छोटे छोटे कदम इसकी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे पास हार्टबर्न से तुरंत राहत पाने के लिए एक से बढ़ के एक दवाएं हैं, एक क्विक फिक्स कल्चर है। पर क्या इस चक्कर में हम उन असली वजहों को, अपनी जीवन शैली की उन आदतों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो इस रिफ्लक्स की जड़ हैं? क्या हम सिर्फ लक्षणों को दबा रहे हैं, बीमारी को नहीं? इस पर सोचना वाकई जरूरी है। नमस्कार। अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं और हाथ में दवाई का डब्बा आता है तो क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि उस पर लिखा क्या है? सच कहूं तो ज्यादातर लोग नहीं सोचते। तो चलिए आज इसी छोटे से डिब्बे के राज को खोलते हैं, इसके कोड को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये हमारी सेहत के बारे में क्या-क्या बताता है। तो आज की इस पूरी चर्चा के लिए ये दवाई का पैकेट हमारा केस स्टडी है। समझिए, बिल्कुल आम सा दिखने वाला पैकेट है ना, लेकिन इसके अंदर ब्रांड नाम से लेकर सेफ्टी वार्निंग्स तक इतनी जरूरी जानकारी छिपी होती है जिसे हम अक्सर बस यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। एक सवाल है, सच सच बताइएगा, क्या कभी दवाई खरीदने के बाद उसके डिब्बे पर लिखी हर छोटी बड़ी बात को पढ़ने की कोशिश की है? शायद जवाब नहीं में होगा।
पर कोई बात नहीं, उम्मीद है कि आज के इस बातचीत के बाद ये आदत जरूर बदल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो अक्सर कंफ्यूज करती है वो है दवाई के पैकेट पर लिखे अलग अलग नाम। चलिए इसका मतलब समझते हैं। अगर इस पैकेट को गौर से देखें तो दो नाम साफ साफ दिखेंगे। एक है ब्रांड का नाम जो काफी बड़ा और आकर्षक सा लिखा होता है, और दूसरा उसके ठीक नीचे या कहीं साइड में थोड़ा छोटा सा टेक्निकल सा लगने वाला जेनेरिक नाम। और हाँ, दोनों का अपना अपना मतलब है। ये देखिए, यहां बिल्कुल साफ है। एक तरफ है AC लॉक 150, ये हो गया ब्रांड का नाम, और दूसरी तरफ है रैनिटीडीन टैबलेट्स IP 150 mg, ये है इसका जेनेरिक नाम। अच्छा, यहां एक छोटा सा IP भी लिखा है। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। बेसिकली ये एक क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो बताता है कि दवाई भारत के मानकों के हिसाब से बनी है। तो आसान भाषा में समझें तो जेनेरिक नाम यानी कि रेनिटिडीन उस असली केमिकल का नाम है जो बीमारी पर काम करता है। ये दवाई का असली हीरो है। और एसिलॉक वो तो बस कंपनी का दिया हुआ एक फैंसी नाम है बाजार में बेचने के लिए। तो इस सब में सबसे जरूरी जानकारी क्या हुई? वो है जेनेरिक नाम और उसकी स्ट्रेंथ, यानी रैनिटिडीन 150 mg। यही वो इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। असली चीज यही है। चलिए, नाम तो समझ आ गया। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस छोटी सी गोली के अंदर आखिर है क्या क्या। देखिए, हर दवाई में एक हीरो होता है। इसे कहते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट या सक्रिय संघटक। ये वो केमिकल है जो असल में जाकर बीमारी से लड़ता है। जैसा कि हमने अभी बात की, इस केस में हमारा हीरो है रेनिटिडीन। लेकिन अकेले हीरो सब कुछ नहीं कर सकता है ना, उसकी मदद के लिए सपोर्टिंग कास्ट भी होती हैं। इन्हें कहते हैं एक्सीपिएंट्स। ये वो चीजें हैं जो दवाई को गोली का शेप देती हैं, उसे खराब होने से बचाती हैं और शरीर में सही से घुलने में मदद करती हैं। मतलब ये सीधे बीमारी पर काम नहीं करती, पर दवाई को असरदार बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये देखिए कितनी डिटेल में जानकारी दी जाती है। यहां तक कि गोली को रंग देने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हुए हैं उनके नाम तक लिखे हैं, जैसे टार्ट्रेजीन और ब्रिलियंट ब्लू। वैसे इन रंगों का एक काम भी होता है, अलग अलग दवाइयों को पहचानने में आसानी हो जाती है। अब आते हैं दवाई के पैकेट की शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, और ये वो हिस्सा है जिससे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुरक्षा से जुड़ी जानकारी और वार्निंग्स की। पैकेट पर साफ साफ लिखा होता है कि डोज क्या है और दवाई को स्टोर कैसे करना है। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाई लेना और इसे ठंडी सूखी जगह पर रोशनी से दूर रखना, यह उसके असर और सेफ्टी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन इन सब इंस्ट्रक्शंस के बीच एक वार्निंग ऐसी है जिस पे सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है। ये दवाई के इस्तेमाल से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर नियम बताती है। ये देखिए, यहां लिखा है शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कॉशन। इसका मतलब है किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसे रिटेल में नहीं बेचा जाना चाहिए। सीधा सा मतलब ये है कि ये एक ऐसी दवाई है जिसे आप बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीद ही नहीं सकते। तो शेड्यूल H का टैग देखते ही समझ जाना चाहिए कि मामला थोड़ा सीरियस है। आप सीधे केमिस्ट के पास जाके ये दवाई नहीं मांग सकते। इसके लिए डॉक्टर की पर्ची लगे भी ही लगेगी, क्योंकि इसके इस्तेमाल के लिए मेडिकल सुपरविजन जरूरी है। तो अब तक हमने इस दवाई के पैकेट पर लिखी लगभग हर जरूरी चीज को समझ लिया है। ब्रांड नाम से लेकर मैन्युफैक्चरर की वार्निंग्स तक, हर एक शब्द का एक खास मतलब है, एक खास मकसद है। अब जब हम इस पैकेट को दोबारा देखते हैं तो सोचिए, ये सिर्फ एक डब्बा नहीं लग रहा है ना, ये तो अब सेहत से जुड़ा एक जरूरी डॉक्यूमेंट लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब हम जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना और समझना कैसे है। तो इस सबसे सबक क्या मिलता है? सबक यह है कि दवाई के पैकेट पर लिखी जानकारी पर ध्यान देना अपनी सेहत को मैनेज करने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यह हमें एक एम्पावर्ड और इन्फॉर्म्ड पेशेंट बनाता है। तो अब जब ये सारी बातें पता चल गई हैं, एक आखिरी सवाल खुद से पूछना बनता है। आखिरी बार कब किसी दवाई के डब्बे को सच में इतनी गहराई से पढ़ा था? अगली बार जब भी कोई दवाई हाथ में आए तो 1 मिनट रुककर उसे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। चलिए, आज एक ऐसी चीज की पड़ताल करते हैं जिसे हम लगभग रोज देखते हैं, पर शायद ही कभी उस पर इतना ध्यान देते हैं। वो है एक दवा का डिब्बा। आइए देखते हैं कि सिर्फ इसकी पैकेजिंग से हम इसके कितने राज खोल सकते हैं।
हम सब रोजाना ऐसी चीजों से घिरे रहते हैं, है ना? पर क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि उन पर लिखी जानकारी का असल में मतलब क्या है? तो सवाल यही है, क्या ये डिब्बा हमें पूरी कहानी बताता है या ये बस एक बहुत बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा है? तो ठीक है, अपनी जासूसी वाली नज़र तैयार कर लीजिए। हमारे सामने है ये दवा का डिब्बा और नियम बहुत ही सिंपल हैं। हम सिर्फ उसी जानकारी का इस्तेमाल करेंगे जो इस डिब्बे पर सामने से नजर आ रही है, बस। किसी भी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है सबसे साफ सुराग से, और यहाँ वो सुराग है नाम। लेकिन एक मिनट, इस डिब्बे पर तो एक नहीं बल्कि दो नाम हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ बड़े अक्षरों में लिखा है फेमोटिडीन टैबलेट्स आईपी। ये है दवा का जेनेरिक या कह लीजिए केमिकल नाम। इसे आप इसका ऑफिशियल साइंटिफिक नाम समझ सकते हैं। यही हमें बताता है कि दवा के अंदर का असली हीरो यानी असर करने वाला एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है। और फिर ठीक उसके नीचे एक स्टाइलिश से लोगो के साथ हमें दिखता है फैमोसिड 40। ये है इसका ब्रांड नेम। ये वो कैची नाम है जो कंपनी चाहती है कि हम याद रखें और बाजार में इसी नाम से इसे पहचानें। तो बात सीधी सी है, एक तरफ है फैमोटिडीन जो इसकी वैज्ञानिक पहचान है, और दूसरी तरफ है फैमोसिड जो इसकी मार्केट वाली पहचान है। दवा एक ही पर नाम दो। नामों की गुत्थी तो सुलझ गई। अब जरा उन छोटे छोटे सिंबल्स पर ध्यान देते हैं। ये सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते, ये असल में जानकारी के सीक्रेट कोड्स हैं। ऊपर बाएं कोने में ये RX का निशान देखिए, छोटा सा है पर बहुत पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोई टॉफी नहीं है जिसे दुकान पे जाकर कोई भी खरीद ले। नहीं, इसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चा चाहिए, जो हमारी सेफ्टी और सही इस्तेमाल के लिए जरूरी है। अब जेनेरिक नाम के आखिर में लिखे IP पर गौर कीजिए। ये आप कह सकते हैं क्वालिटी का स्टैंप है। इसका मतलब है कि दवा इंडियन फार्माकोपिया के बनाए सख्त स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरती है, जो भारत में दवाओं के लिए ऑफिशियल रूल बुक जैसी है। मतलब ये हमारी सुरक्षा की एक गारंटी है। चलिए अब इस डिब्बे पर मौजूद नंबर्स के रहस्य को सुलझाते हैं। ये नंबर हमें दवा की ताकत और इस डिब्बे में कुल कितनी गोलियां हैं इसकी पूरी कहानी बताते हैं। ब्रांड नेम के ठीक बगल में ये जो बड़ा सा नंबर 40 लिखा है, ये इसकी स्ट्रेंथ यानी ताकत बताता है। मतलब हर एक टैबलेट में 40 मिलीग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सही डोज के लिए ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब जरा डिब्बे के साइड में इस इक्वेशन को देखिए, 10x6x14। एक पहेली जैसी लग रही है ना? पर यही हमें बताएगी कि इस पूरे पैकेज में आखिर हैं कितनी गोलियां। आइए इसे आसान बनाते हैं। सोचिए ये एक केक की तरह है जिसमें कई लेयर्स हैं। सबसे अंदर वाली लेयर में हर पत्ते में है 14 गोलियां। ऐसे 6 पत्ते एक छोटे डिब्बे में पैक्ड हैं और इस बड़े पैकेज में ऐसे 10 डिब्बे हैं। सिंपल। और जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं 14 गुणा 6 गुणा 10, तो जवाब आता है 840 गोलियां। वाह! मतलब ये कोई छोटा मोटा पैक नहीं है जिसे कोई जेब में रखे, ये तो एक होलसेल सप्लाई है। हमने इस डिब्बे से काफी कुछ तो पता लगा लिया, लेकिन एक अच्छा जासूस ये भी जानता है कि वो क्या है जो सामने नहीं दिख रहा। तो कौन सी जानकारी अभी भी गायब है? तो अब तक हमने काफी कुछ जान लिया है ना? हमें दवा का जेनेरिक और ब्रांड नेम पता है, उसकी ताकत पता है, कुल कितनी गोलियां हैं ये पता है, और ये भी कि ये क्वालिटी चेक्ड और प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा है। सिर्फ एक डिब्बे को देखकर इतना जानना बुरा नहीं है। लेकिन अब आता है असली आंखें खोलने वाला हिस्सा, वो जानकारी जो यहाँ है ही नहीं। मतलब ये दवा है किस लिए? एसिडिटी के लिए, एलर्जी के लिए? कौन बताएगा? बॉक्स तो नहीं बता रहा। इसके साइड इफेक्ट्स, क्या इसे खाकर नींद आएगी? पता नहीं। और सबसे जरूरी बात, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? इसे लेना कैसे है, खाने से पहले या बाद में? ये सारी मतलब जान बचाने वाली जरूरी जानकारी इस डिब्बे के सामने से पूरी तरह गायब है। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक ये है कि किसी भी दवा के डिब्बे का अगला हिस्सा हमें बस एक इंट्रोडक्शन देता है। ये किताब के कवर की तरह है, आपको एक अंदाजा तो देता है, पर पूरी कहानी बताने के लिए ये कभी भी काफी नहीं होता। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब कोई भी प्रोडक्ट हाथ में आए तो एक पल के लिए सोचिएगा, पैकेजिंग क्या बता रही है, और उससे भी ज्यादा जरूरी वो क्या है जो वो नहीं बता रही।
हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी ही चीजों को देखते हैं, पर कभी सोचा है कि उनमें कितनी कहानियां छिपी होती हैं? आज हम एक ऐसी ही बहुत आम सी चीज को देखने वाले हैं, एक दवा का डब्बा। जी हाँ, एक दवा का डब्बा। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या राज छिपे हैं। तो ये है हमारा सोर्स। आज की सारी जानकारी, सब कुछ बस इसी एक तस्वीर से निकलेगी, कुछ और नहीं, बस हमारी नजरें और ये डिब्बा। देखते हैं ये हमें क्या क्या बताता है। तो सवाल ये है कि एक मामूली से दिखने वाले डिब्बे की सिर्फ एक साइड से क्या सच में कुछ काम का पता चल सकता है? भाई मुझे तो लगता है बिल्कुल चल सकता है। तो चलिए जासूस बनकर इस खोजबीन को शुरू किया जाए। किसी भी पहेली को सुलझाने का सबसे पहला नियम क्या होता है? यही ना कि जो सुराग ठीक सामने दिख रहे हैं, पहले उन पर ध्यान दो। तो चलिए देखते हैं पहली नजर में क्या मिलता है। तो सबसे पहली चीज जो बिल्कुल साफ साफ दिख रही है वो है इसकी क्वांटिटी, मतलब मात्रा। भाई कोई भी कुछ खरीदेगा तो ये तो जानना ही चाहेगा ना कि अंदर कितना सामान है, और ये डिब्बा हमें एकदम सीधे सीधे बता रहा है 30, पूरे 30 कैप्सूल। तो ये मिला हमें हमारी पहेली का पहला टुकड़ा। है तो सीधा साधा, पर बहुत जरूरी। अच्छा, और इसे बनाया किसने है? जरा नीचे देखें तो। हाँ, ये रहा, रिलॉन केम। तो बनाने वाली कंपनी का नाम भी मिल गया। हमारी जानकारी की लिस्ट में एक और चीज जुड़ गई। ठीक है, तो अब हमें क्वांटिटी पता है और मैन्युफैक्चरर भी पता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। आखिर ये है क्या चीज? अब बारी है इसके मेन मैसेज को समझने की। और ये रहा बड़े बड़े और साफ अक्षरों में, निज़ाटिडीन कैप्सूल्स। बस यही है इस दवा का असली नाम, इसकी पहचान। और फिर ठीक उसके नीचे हमारी नजर जाती है इस नंबर पर, 150 mg। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस दवा की ताकत है। मतलब हर एक कैप्सूल में जो असर करने वाली चीज है वो कितनी है। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। और कमाल की बात यह है कि हमें कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं। डिब्बा खुद ही बता रहा है कि इस 150 mg का मतलब क्या है। ये है एक्टिव इंग्रेडिएंट, हिंदी में कहें तो सक्रिय संघटक, मतलब दवा का वो हिस्सा जो असल में अपना काम करता है। तो हर कैप्सूल में 150 mg निज़ाटिडीन है। अब बात बिल्कुल साफ हो गई है ना? लेकिन असली मजा तो बड़ी बड़ी हेडलाइन में नहीं, छोटी छोटी डिटेल्स में होता है कि नहीं? असली कहानी तो अक्सर वहीं छिपी होती है। तो चलिए अब जरा और गौर से देखते हैं। अब ये देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। डिब्बे पर बिल्कुल साफ साफ दो हिस्से बना दिए गए हैं। एक तरफ है एक्टिव इंग्रेडिएंट जो निज़ाटिडीन है, और दूसरी तरफ अदर इंग्रेडिएंट्स, मतलब बाकी की चीजें, जिसमें यहाँ कलरिंग एजेंट्स का जिक्र है। कितना साफ तरीका है सब कुछ बताने का। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती। उन्होंने सिर्फ रंग या कलर लिखकर नहीं छोड़ दिया, बल्कि बिल्कुल पक्की जानकारी दी है। कलर E104 और E110। मतलब अब हमें ये भी पता है कि कैप्सूल को अपना रंग किन चीजों से मिल रहा है। कमाल है। तो हमने डिब्बे पर लिखी लगभग हर बात को देख लिया, समझ लिया। अब सारे सुराग हमारे पास हैं। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी कहानी क्या बनती है। तो ये रही हमारी फाइनल रिपोर्ट। नाम है निज़ाटिडीन कैप्सूल्स। इसकी ताकत है 150 mg। इसमें और क्या है? कलर E104 और E110। कितनी है? 30 कैप्सूल्स। और बनाया किसने है? रिलॉन केम ने। देखा, एक मामूली से डिब्बे से एक पूरी की पूरी प्रोफाइल तैयार हो गई। तो हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। पर अब ये हमारे लिए सिर्फ एक डिब्बा नहीं है, अब ये एक पूरी कहानी है जिसे हमने सिर्फ ध्यान से देखकर और पढ़कर ही समझ लिया। और ये एक बड़ा मजेदार सवाल खड़ा करता है ना, अगर एक दवा का डिब्बा हमें इतनी सारी जानकारी दे सकता है, तो जरा सोचिए हमारे घरों में, हमारी अलमारियों में ऐसी और कितनी ही चीजें होंगी जिनमें ऐसी ही कहानियां छिपी हैं और बस हमारे ध्यान से पढ़ने का इंतजार कर रही हैं। सोचिए, दुनिया भर में लाखों लोग रोज एक गोली लेते हैं, एक ऐसी गोली जिसमें कुछ छिपे हुए जोखिम हो सकते हैं। आज हम उसी दवा की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरने वाले हैं। अब ये कोट देखिए, ये दिखाता है कि ऑनलाइन दुनिया कैसे चलती है। एल्गोरिदम तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे। हमें वही दिखाया जाता है जिस पर क्लिक होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। लेकिन जब बात हमारी सेहत की आती है, तब क्या होता है?
और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब ऑनलाइन जानकारी का ताल्लुक हमारी सेहत से हो, तो सतह के नीचे असल में क्या छिपा है? तो चलिए आज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या पीपीआईज के पीछे की असली कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि हमें इस पर ध्यान क्यों देना चाहिए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये पीपीआईज हैं क्या? कभी भारी खाने के बाद सीने में जलन हुई है? पीपीआईज असल में इसी चीज को रोकने के लिए बनी है। ये दवाएं हमारे पेट में एसिड बनाने वाले छोटे छोटे पंप्स को बंद कर देती हैं, जिससे एसिडिटी और अल्सर जैसी दिक्कतों में आराम मिलता है। तो बहुत से लोगों के लिए ये गोलियां किसी जादू से कम नहीं, जो उन्हें बिना दर्द के अपना पसंदीदा खाना एंजॉय करने देती हैं। और ख़ास तौर पे जब कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NSAIDs ले रहा हो, तो ये पेट को बचाने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ये दवाएं हैं तो बहुत असरदार, इसमें कोई शक नहीं, पर कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक स्याह पक्ष, खासकर जब इन्हें लंबे समय तक लिया जाए। इसके लिए हम चलते हैं पाकिस्तान, जहां कुछ रिसर्चर्स ने 1200 से ज़्यादा लोगों पर एक स्टडी की। ये वो लोग थे जो 1 साल से भी ज़्यादा समय से पीपीआईज ले रहे थे, ताकि वो इन दवाओं की सच्चाई का पता लगा सकें। और जो नतीजे सामने आए वो सच में चौंकाने वाले थे। जो पुरुष रेगुलरली पीपीआईज ले रहे थे, उनमें विटामिन B12 की कमी होने की संभावना पता है कितनी? 10 गुना से भी ज्यादा। और ये सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों की बात नहीं थी, 18 से 40 साल के युवाओं में भी ये रिस्क 7 गुना से ज्यादा पाया गया। और ये बात वाकई में चिंता करने वाली है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे दिमाग की सेहत के लिए और शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। स्टडी में एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई, वो ये कि हर पीपीआई का असर एक जैसा नहीं था। ओमेप्राजोल लेने वालों में पेंटोप्राजोल लेने वालों की तुलना में विटामिन B12 का लेवल काफी कम मिला। इससे ये पता चलता है कि हमारा शरीर इन दवाओं को कैसे प्रोसेस करता है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विटामिन की कमी तो इस पहेली का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। क्या होता है जब इस मिक्सचर में पेनकिलर्स जैसी दूसरी आम दवाएं भी शामिल हो जाती हैं? यहाँ एक तरह का छिपा हुआ समझौता है। इसे ऐसे समझिए कि आप पहली मंजिल पर पानी का एक लीक ठीक करने गए और पता चला कि उसकी वजह से बेसमेंट में बाढ़ आ गई। पीपीआईज पेट को तो बचा लेती हैं, लेकिन NSAIDs के साथ मिलकर वो छोटी आंत में प्रॉब्लम्स बढ़ा सकती हैं। अब बात करते हैं उस अनुभव की जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। सोचिए, क्या हो अगर इलाज ही अपने आप में एक समस्या बन जाए। कल्पना कीजिए, आप बेहतर महसूस करने लगते हैं, दवा लेना बंद कर देते हैं और फिर अचानक सारे लक्षण वापस आ जाते हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा बुरे होकर। इसी को कहते हैं रीबाउंड एसिड हाइपर सीक्रेशन, जहां पेट पहले से कहीं ज्यादा एसिड बनाने लगता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे आपका पेट एक बहुत ही सख्त डाइट पर था। जब आप दवा से एसिड को दबाते हैं तो शरीर को लगता है कि कुछ कमी हो गई है और वो इसकी भरपाई करने के लिए एसिड बनाने वाली और ज्यादा कोशिकाएं बना लेता है। फिर जब आप अचानक दवा बंद करते हैं तो ये सारी एक्स्ट्रा कोशिकाएं एक साथ काम पर लग जाती हैं और एसिड का सैलाब आ जाता है। और ये चार्ट देखिए, ये कमाल का है। ये एक स्टडी का नतीजा है जो स्वस्थ लोगों पर की गई थी, जिन्हें पहले कोई दिक्कत नहीं थी। उनमें से करीब 44% लोगों में पीपीआईज बंद करने के बाद एसिडिटी के लक्षण दिखने लगे और प्लेसिबो ग्रुप 0, एक भी नहीं। और यहीं पर वो छिपा हुआ जाल है। लोगों को लगता है कि उनकी पुरानी बीमारी वापस आ गई है, जबकि असल में वो दवा छोड़ने के साइड इफेक्ट से परेशान हो रहे होते हैं। और यही चीज उन्हें वापस दवा लेने पर मजबूर कर देती है, जिससे एक कभी ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमने जोखिमों के बारे में काफी बात कर ली। अब एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत जरूरी बात करते हैं, जिससे इन दवाओं का असर और बेहतर हो सकता है। ये तो देखिए, कमाल की बात है। एक तरफ क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं जो साफ साफ कहती हैं कि सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए पीपीआईज को खाने से 30 मिनट पहले खाली पेट लेना चाहिए, और दूसरी तरफ कई दवाओं के लेबल पर इस बारे में कोई जिक्र ही नहीं होता। इसके पीछे का साइंस बहुत सीधा सा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आग लगने से पहले ही उसे बुझाने की तैयारी कर लेना। हमारे पेट में एसिड बनाने वाले पंप खाना खाने से ठीक पहले सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। दवा को पहले लेने से ये पक्का हो जाता है कि वो सही समय पर वहां मौजूद हो और उन पंप्स को काम करने से रोक सके। तो इस पूरी कहानी से हमने सीखा क्या? इस सब का मतलब क्या है? हमने देखा कि एक आम सी दिखने वाली गोली की कहानी असल में कितनी पेचीदा हो सकती है। इसमें फायदे हैं तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कुछ जोखिम भी हैं,
और एक ऐसा बायोलॉजिकल ट्रैप भी है जो इसे छोड़ना मुश्किल बना सकता है। इस आम गोली की कहानी एक सबक है कि हमें हमेशा सतह से परे देखने की जरूरत क्यों है। और ये हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। इंटरनेट का एल्गोरिथम हमें वो दिखाता है जो क्लिकेबल है, जो वायरल है, ना कि वो जो जरूरी है। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन हेल्थ की जानकारी देखे तो एक पल रुककर ये जरूर सोचें, क्या उसे पूरी कहानी बताई जा रही है? हम लोग अक्सर दवा लेते हैं और उसके पत्ते को देखे बिना ही फेंक देते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस छोटे से पैक में हमारी सेहत से जुड़ी कितनी जरूरी जानकारी छिपी होती है? आज हम इसी को समझने वाले हैं और ये जानना एक बहुत ही जरूरी हुनर है। तो सवाल ये है कि फॉइल के एक मामूली से टुकड़े से आखिर कितना कुछ सीखा जा सकता है? भाई बहुत कुछ। आज हम देखेंगे कि कैसे दवा का ये छोटा सा ब्लिस्टर पैक असल में जानकारी का पूरा खजाना है। ये सिर्फ एक रैपर नहीं है, ये तो हमारी सेहत के लिए एक गाइड की तरह है। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे सामने है एक बहुत ही जानी पहचानी दवा ओमेस का ब्लिस्टर पैक। अब हम इस पैक पे लिखी हर एक छोटी बड़ी बात को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या छिपा है। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज, दवा का नाम क्या है और इसमें है क्या, मतलब इसकी पहचान क्या है। किसी भी दवा को समझने के लिए ये पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। अच्छा, तो पैक पर सबसे पहले नजर जाती है ओमेस पर, लेकिन ये तो बस ब्रांड का नाम है। असली चीज, मतलब जो दवा काम करती है, वो है ओमेप्राजोल। और साथ में ये जो आईपी लिखा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया। मतलब ये एक तरह की गारंटी है कि दवा भारत के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर पूरी तरह से खरी उतरती है। फिर आता है ये नंबर 20 मिलीग्राम। ये क्या है? ये है दवा की ताकत, यानी डोज। मतलब हर एक कैप्सूल के अंदर 20 मिलीग्राम ओमेप्राजोल है। और ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत डोज लेना खतरनाक हो सकता है। अब ये शब्द देखिए, एंटेरिक कोटेड। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। इसका मतलब है कि दवा पर एक खास कोटिंग, एक परत चढ़ी हुई है। ये परत दवा को पेट के एसिड से बचाती है और ये पक्का करती है कि दवा पेट में नहीं बल्कि सीधे आंत में जाकर घुले। इससे होता यह है कि दवा का असर भी ज्यादा होता है और पेट में जलन भी नहीं होती। तो ठीक है, दवा की पहचान तो हो गई, पर उसे सही तरीके से लेना और सही जगह पर रखना, ये भी तो उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल निर्देशों की जो बताते हैं कि दवा को इस्तेमाल कैसे करना है ताकि वो सेफ भी रहे और असरदार भी। तो भाई, इसे लेना कैसे है? पैक पे एकदम साफ साफ लिखा है, कैप्सूल को पूरा का पूरा निगलना है। इसे खोलना, चबाना या कूटना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वो एंटेरिक कोटिंग खराब हो जाएगी, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, और फिर दवा का कोई असर ही नहीं होगा। लेने की बात हो गई, अब रखने की बात। दवा को स्टोर करना भी बहुत जरूरी है। इसे 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखना है और हाँ, रोशनी और नमी से भी बचाना है। सीधी सी बात है, ज्यादा गर्मी या नमी दवा को खराब कर सकती है और फिर उसका असर भी कम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो बारीक अक्षरों में लिखी बातें, लेकिन जिनका महत्व बहुत बहुत ज्यादा होता है, यानी कि सेफ्टी वार्निंग्स। ये देखिए, अनुसूची H या शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। भारत में इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवा बिना डॉक्टर की पर्ची के खरीदी ही नहीं जा सकती। ये एक कानूनी नियम है ताकि दवाओं का गलत इस्तेमाल ना हो। और इसी शेड्यूल H वाली बात को और पक्का करती है ये लाइन, जो सीधे पैक पर छपी है। मतलब साफ है, इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। और ये चेतावनी तो हर दवा पर मिलती है। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और क्योंकि ये इतनी आम है, इसलिए इसे हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। ये एक बहुत सीधा साधा लेकिन जिंदगी बचाने वाला निर्देश है। तो ठीक है, हमने दवा के बारे में जान लिया, उसे कैसे लेना है, क्या सावधानियां रखनी है, ये भी जान लिया। अब आखिर में देखते हैं कि ये दवा आई कहाँ से है, मतलब इसे बनाया किसने है। यहां हम साफ देख सकते हैं, इसे बनाया है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने। और कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। बनाने वाली कंपनी का नाम और पता जानना एक तरह से भरोसा देता है। इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट असली है और इसकी क्वालिटी के लिए कोई तो है जो जिम्मेदार है। और ये देखिए, एक छोटी सी डिटेल, इसमें लिखा है कि कैप्सूल के खोल में जो रंग इस्तेमाल हुए हैं वो अप्रूव्ड हैं।
ये छोटी सी बात है, पर इससे ये पता चलता है कि दवा बनाने में कितनी बारीकी और नियमों का ध्यान रखा जाता है। मतलब हर चीज कंट्रोल्ड है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है, एक दवा का मामूली सा दिखने वाला पत्ता असल में अपने आप में एक पूरी गाइड बुक है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कितनी चीजें हैं जिन्हें हम बस देखते हैं पर समझते नहीं। कितनी जरूरी जानकारी है जो हमारी नजरों के सामने होते हुए भी हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। कभी दवा की डिब्बी को देखकर सोचा है कि इस पर लिखी इतनी सारी बातों का मतलब क्या होता है? जैसे गैस्ट्रो रेजिस्टेंट क्या चीज है, या फिर कोने में बना वो छोटा सा लाल बॉक्स किस लिए होता है? तो चलिए आज इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। हमारे सामने है पैनटॉप 40 का ये पैकेट। चलिए इसे ही केस स्टडी बनाकर देखते हैं कि ये हमें क्या क्या बताता है। देखिए, इस डिब्बे पर लिखी हर छोटी बड़ी चीज का एक मतलब है, और आज हम उसे एक एक करके समझने वाले हैं। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, दवा का नाम। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, एक नाम में भी बहुत कुछ छिपा हो सकता है। सबसे पहले हमारी नजर जाती है पैनटॉप 40 पर, है ना? ये इसका ब्रांड नेम है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ठीक इसके ऊपर छोटे अक्षरों में एक और नाम लिखा है, और वो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है। तो ये रहा हमारा पहला सुराग। पैनटॉप 40 वो नाम है जो कंपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन पेंटोप्राजोल इसका जेनेरिक नाम है, मतलब दवा में मौजूद असली सॉल्ट। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंटोप्राजोल दुनिया भर में कई अलग अलग ब्रांड नामों से बेचा जाता है, लेकिन असर करने वाली चीज हमेशा वही रहती है। चलिए अब इसकी पूरी पहचान को समझते हैं। पैंटोप्राजोल वो केमिकल है जो असल में काम करता है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स हमें बताता है कि ये किस तरह की गोली है। 40 मिलीग्राम इसकी ताकत है, यानी डोज, और आईपी इसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, जो इस बात की गारंटी है कि दवा भारत में तय किए गए सुरक्षा और क्वालिटी के कड़े सरकारी नियमों का पालन करती है। तो ये गैस्ट्रो रेजिस्टेंट आखिर है क्या? इसे टैबलेट का बॉडीगार्ड समझिए। ये एक खास कोटिंग या परत है जो गोली को पेट के तेज एसिड से बचाती है। ये सुनिश्चित करती है कि गोली पेट में ना घुले, बल्कि सुरक्षित छोटी आंत तक पहुंचे, जहां उसे अपना काम शुरू करना है। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि ये दवा क्या है, तो चलिए अपनी पड़ताल के अगले चरण पर चलते हैं। डॉक्टर के दिए गए निर्देशों को समझना और उनका पालन करना। यहां साफ साफ लिखा है, खुराक चिकित्सक के निर्देशानुसार। ये शायद लेबल पर लिखे सबसे जरूरी वाक्यों में से एक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ डॉक्टर ही किसी की उम्र, वजन और बाकी स्वास्थ्य स्थितियों को ध्यान में रखकर सही खुराक तय कर सकते हैं। और ये निर्देश भी उतने ही जरूरी हैं। अगर गोली को चबाया या तोड़ा गया तो वो खास गैस्ट्रो रेजिस्टेंट परत टूट जाएगी। नतीजा, दवा पेट में ही समय से पहले घुल जाएगी और उतनी असरदार नहीं रहेगी। ये एक छोटा सा कदम लग सकता है, पर इससे दवा के काम करने के तरीके में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। और हाँ, दवा को सही से रखना भी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपनी दवाएं बाथरूम कैबिनेट में रख देते हैं ना, लेकिन नहाने से जो नमी और गर्मी होती है वो असल में दवा को खराब कर सकती है। तो इन्हें किसी ठंडी, सूखी जगह पर रखना चाहिए, और जाहिर है हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो बारीक अक्षरों में लिखी जानकारी। लेकिन यकीन मानिए, यहीं पर कुछ सबसे जरूरी बातें छिपी होती हैं। यहां इसे बनाने वाली कंपनी का नाम और पता दिया गया है। अगर दवा के साथ कोई भी दिक्कत होती है तो यही जानकारी अधिकारियों को उसके स्रोत का पता लगाने में मदद करती है। यहीं आसपास बैच नंबर और सबसे जरूरी एक्सपायरी डेट भी मिलेगी। उसे हमेशा चेक करना चाहिए। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, जब भी किसी दवा पर यह लाल बॉक्स दिखे तो एक पल के लिए रुक जाइए। ये एक रेड अलर्ट है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये शायद पूरे लेबल का सबसे जरूरी हिस्सा हो सकता है। इस चेतावनी का मतलब है कि ये एक शेड्यूल एच दवा है। भारतीय कानून के तहत ऐसी दवाओं को बिना रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे के बेचना गैर कानूनी तो है ही, साथ में खतरनाक भी है। तो उस लंबी चौड़ी कानूनी चेतावनी का सीधा सा मतलब ये है, इसे खुद से या किसी के कहने पर ना लें। बिना डॉक्टरी देखरेख के दवा लेना खतरनाक हो सकता है। ये चेतावनी हमारी सुरक्षा के लिए ही है।
तो इस सारी जानकारी को जानने के बाद कोई भी मरीज सिर्फ एक मरीज नहीं रहता, वो एक सूचित और सशक्त मरीज बन जाता है। और ये ज्ञान ही हमें अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से संभालने की ताकत देता है। तो हर दवा का लेबल हमें मुख्य रूप से 3 बातें बताता है। पहली, ये दवा असल में है क्या। दूसरी, इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और तीसरी, इसके साथ सुरक्षित कैसे रहना है। बस इन 3 बातों को याद रखना है। तो अगली बार जब अपनी दवा की अलमारी खोलें तो किसी भी दवा को उठाकर उसके लेबल को एक जासूस की नज़र से देखिए। अगर कुछ भी ऐसा दिखे जो समझ ना आए तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से पूछने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। आखिर ये हमारी सेहत का सवाल है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज के राज खोलने वाले हैं जो हम सबके घरों में होती है, लेकिन हम अक्सर उस पर ध्यान नहीं देते। कभी सोचा है कि दवा के पैकेट पर लिखी हर छोटी बड़ी बात का आखिर मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। ये दवा का पत्ता कितना जाना पहचाना लगता है ना, पर इस पर जो लिखा है वो सिर्फ अक्षर नहीं है। ये हमारी सेहत और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी जानकारी है, जिसे हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए आज इस छोटे से पैकेट में छुपे बड़े राज खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले नजर में आती है, दवा का नाम। लेकिन एक मिनट, यहां तो एक नहीं बल्कि 2 नाम लिखे हैं। आखिर इनका मतलब क्या है? सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है नेक्सप्रो 40। यह है इसका ब्रांड नेम, मतलब वो नाम जो इससे बनाने वाली कंपनी, इस केस में टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ने दिया है। ये नाम इसलिए होता है ताकि इसे आसानी से पहचाना और याद रखा जा सके। और ठीक इसके नीचे एक और नाम है, एसोमेप्राज़ोल। ये सुनने में थोड़ा साइंटिफिक सा लगता है ना? वो इसलिए क्योंकि यही उस गोली के अंदर की असली दवा का केमिकल नाम या कह लीजिए जेनेरिक नाम है। तो समझने वाली बात यह है कि नेक्सप्रो 40 तो बस एक ब्रांड है। असली दवा का नाम है एसोमेप्राज़ोल। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही एसोमेप्राज़ोल बाजार में कई दूसरे ब्रांड नामों से भी मिल सकती है। अच्छा, तो नाम की पहेली तो सुलझ गई। अब ये देखते हैं कि इस गोली के अंदर असल में क्या है और उसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्सप्रो 40 नाम में जो 40 लिखा है उस पे ध्यान गया? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दरअसल दवा की ताकत यानी उसकी डोज है। इसका सीधा मतलब है कि हर गोली में 40 मिलीग्राम एसोमेप्राज़ोल है। अब इन 2 छोटे अक्षरों को देखिए, IP। इसका मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। आसान भाषा में ये एक तरह की सरकारी गारंटी है, एक क्वालिटी की मोहर है जो बताती है कि ये दवा क्वालिटी, प्योरिटी और असर के सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है। पैकेट पर एक और चीज लिखी मिलेगी, एंटेरिक कोटेड। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, पता है? इसका मतलब है कि गोली पर एक खास कोटिंग या परत चढ़ाई गई है। ये परत गोली को पेट के एसिड से बचाती है, क्योंकि वो एसिड दवा को खराब कर सकता है। ये कोटिंग ये पक्का करती है कि दवा पेट में ना घुलकर सीधे आंतों में जाकर घुले, जहां उसे असल में काम करना है। तो हमने ये तो समझ लिया कि दवा बनी कैसे है, लेकिन कोई भी दवा असर तो तभी करेगी ना जब उसे सही तरीके से लिया जाए। और यहीं पर काम आते हैं पैकेट पर दिए गए जरूरी निर्देश। याद है अभी हमने एंटेरिक कोटेड परत की बात की थी? ये जो निर्देश है ना, ये सीधा उसी से जुड़ा है। अगर गोली को कुचला या चबाया जाए तो वो खास प्रोटेक्टिव कोटिंग टूट जाएगी और फिर दवा सही जगह पहुंचने से पहले ही बेअसर हो सकती है। इसीलिए इसे हमेशा पूरा का पूरा निगलना चाहिए। और हाँ, दवा को सही से रखना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे सही से लेना। गर्मी, सीधी रोशनी और नमी, ये तीनों दवा के दुश्मन हैं। ये उसके असर को कम कर सकते हैं। तो पैकेट पर दिए गए स्टोरेज के निर्देशों को मानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं पैकेट पर मौजूद शायद सबसे जरूरी जानकारी पर, एक ऐसी चेतावनी जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये लाल रंग का बॉक्स, इसका रंग लाल क्यों है और इस पर कॉशन यानी सावधानी क्यों लिखा है? ये जानबूझकर बनाया गया है ताकि इस पर नजर जरूर जाए। ये पैकेट की सबसे जरूरी चेतावनी है। तो आखिर शेड्यूल H ड्रग का मतलब क्या है? इसका बहुत सीधा सा मतलब है, ये दवा कानूनन बिना डॉक्टर के पर्चे या प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती। ये नियम इसलिए है क्योंकि ऐसी दवाओं का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इनके गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं या ये दूसरी दवाओं के साथ मिलकर कोई प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसीलिए इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लेना चाहिए।
एक बात साफ समझनी होगी, यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है, यह मरीज की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है। इसका मतलब है कि इस दवा से सेल्फ मेडिकेशन करना यानी खुद का इलाज करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे तभी लें जब डॉक्टर ने इसे लेने के लिए कहा हो। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं जो हमने सीखा। ब्रांड नेम और असली केमिकल नेम में फर्क होता है। नाम के साथ लिखा नंबर दवा की डोज है। एंट्रिक कोटेड का मतलब है गोली को तोड़ना या चबाना नहीं है। दवा को सही से स्टोर करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, लाल बॉक्स का मतलब है ये दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेगी। तो अगली बार जब भी कोई दवा का पत्ता हाथ में आए तो एक पल रुककर उसे ध्यान से देखिएगा। अब वो सिर्फ अक्षर नहीं होंगे बल्कि उनके पीछे छिपी काम की जानकारी होगी। जरा सोचिए, हमारे दवा के डिब्बों में और कौन कौन से राज छिपे हो सकते हैं। नमस्कार, चलिए आज एक बहुत ही आम सी चीज के राज खोलते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सबके घरों में कहीं ना कहीं रखी ही होती है। हाँ, ये दवा का डिब्बा बहुत जाना पहचाना सा लगता है ना? पर सच कहूं तो इस पर लिखी जानकारी या तो समझ नहीं आती या फिर हम उसे देखने की जहमत ही नहीं उठाते। तो क्या कहते हैं, इस कोड को तोड़ने के लिए तैयार हैं? चलिए मिलकर इस लेबल के हर एक हिस्से को समझते हैं ताकि अगली बार जब ये हाथ में आए ना तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जिस पर नजर जाती है वो है जो सबसे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, जाहिर है इसका नाम। और यहीं पे एक मजेदार बात है, इस दवा का एक नहीं बल्कि दो नाम हैं। देखिए, एक है ब्रांड नाम जो यहाँ ROL20 है, ये समझिए कंपनी का दिया हुआ फैंसी नाम है मार्केटिंग के लिए। और दूसरा है जेनेरिक नाम रैबेप्राज़ोल। असल में यही दवा की असली पहचान है, मतलब इसके अंदर का असली केमिकल। तो याद रखने वाली बात यह है कि जेनेरिक नाम जो कि यहाँ रैबेप्राज़ोल है वही हमें बताता है कि दवा है क्या चीज। ये इसका साइंटिफिक नाम है, मतलब कोई भी कंपनी इसे बनाए, किसी भी नाम से बेचे, अंदर का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो यही रहेगा। अच्छा, और ये जो नाम के आगे 20 लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? वेल, ये है दवा की स्ट्रेंथ या डोज, यानी इस गोली में 20 मिलीग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट रैबेप्राज़ोल सोडियम मौजूद है। ठीक है, तो नाम वाला हिस्सा तो क्लियर हो गया। अब बारी है लेबल की गुप्त भाषा को समझने की, मतलब वो छोटे छोटे सिंबल्स जो अपने अंदर काफी जरूरी जानकारी छिपाए बैठे हैं। ये देखिए RX का सिंबल, दवा के पत्तों पर यह बहुत कॉमन है। कभी सोचा है कि आखिर इसका मतलब क्या होता है? X असल में एक तरह का निर्देश है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दवा सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर के पर्चे यानी प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती है। इसे कोई भी केमिस्ट बिना पर्चे के नहीं बेच सकता। अब जरा इन दो अक्षरों पर गौर कीजिए, IP। ये सिर्फ अक्षर नहीं है, ये एक तरह से क्वालिटी की मुहर है। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। ये एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड की किताब है जो ये पक्का करती है कि दवा की क्वालिटी, प्योरिटी और स्ट्रेंथ सरकार के मानकों के हिसाब से है। कह सकते हैं कि ये हमारी सुरक्षा की एक गारंटी है। चलिए, अब हमें ये तो पता चल गया कि दवा क्या है और इसकी क्वालिटी भी जांची परखी है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसे सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। पत्ते पर दिए गए निर्देश एकदम साफ हैं। देखिए, पहली बात, डोज हमेशा उतनी ही लेनी है जितनी डॉक्टर ने बताई है। दूसरी बात, गोली को हमेशा पूरा निगलना है, इसे तोड़ना, कूटना या चबाना नहीं है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, इसे किसी सूखी जगह पर रखना है जहां का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो, मतलब धूप और नमी से बचाकर। अब जरा वो बारीक अक्षरों वाली जानकारी भी देख लेते हैं जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं, पर यकीन मानिए ये फाइन प्रिंट भी दवा के बारे में और उसे किसने बनाया है इसके बारे में काफी कुछ बताता है। तो यहां समझिए दवा की पूरी रेसिपी लिखी है। मेन हीरो तो है रैबेप्राज़ोल, हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके अलावा होते हैं एक्सिपिएंट्स। अब ये क्या भला है? वेल, ये वो चीजें हैं जो खुद दवा नहीं हैं पर गोली को बनाने, उसे सही शेप देने और स्टेबल रखने में मदद करती हैं। इनके आगे QS लिखा होता है जिसका मतलब है क्वांटम सैटिस, यानी जरूरत के अनुसार। और हाँ, यहीं पर इसे बनाने वाली और मार्केट करने वाली कंपनी का नाम और पता भी मिल जाता है। और ये देखिए, ये चेतावनी फिर से उसी RX वाली बात को दोहराती है। एक जरूर रिमाइंडर कि दवाइयों के मामले में हमेशा प्रोफेशनल मेडिकल सलाह ही लेनी चाहिए और उसे मानना कितना जरूरी है। तो लीजिए, कोड क्रैक हो गया। जो डिब्बा पहले किसी पहेली की तरह लगता था, अब वो एक खुली किताब की तरह है। ब्रांड नाम, जेनरिक नाम, डोज, ये सारे सिंबल्स
अब सब कुछ समझना कितना आसान हो गया है। तो अब जब ये लेबल पढ़ना आ गया है, तो अगली बार जब कोई दवा का पत्ता हाथ में आए तो उसे एक बार देखने की, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना और जागरूक रहना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। नमस्कार। अक्सर दवा के पैकेट पर इतनी सारी जानकारी होती है कि सवाल उठता है कि इसका असली मतलब क्या है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। हम जूनियर लैंजोल के पैकेट को लेंगे और इसकी हर छोटी बड़ी बात को डिकोड करेंगे। देखिए, दवा का पैकेट महज एक डिब्बा नहीं होता, ये तो जानकारी का एक तरह से खजाना है। तो इस गाइडेड टूर में हम एक एक करके हर चीज को बारीकी से समझेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगली बार कोई भी दवा हाथ में हो तो उसे बेहतर तरीके से समझने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दवा के नाम को ही देख लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपने आप में क्या क्या बताता है। पैकेट पर साफ साफ लिखा है ओरली डिसइंटीग्रेटिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक ऐसी गोली है जिसे निगलने की कोई जरूरत नहीं है, बस जीभ पर रखते ही ये फटाफट घुल जाती है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम की है जिन्हें गोलियां निगलने में दिक्कत होती है। तो इस दवा का जो ब्रांड नेम है वो है जूनियर लैंजोल और इसे बनाने वाली कंपनी है सिप्ला, जो कि भारत की एक जानी मानी फार्मा कंपनी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, मतलब वो क्या है जो इस दवा को इतना असरदार बनाता है। चलिए इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यानी सक्रिय घटकों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 30 मिलीग्राम। ये दवा की स्ट्रेंथ है, यानी उसकी ताकत। किसी भी दवा की सही डोज जानना बेहद जरूरी होता है ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए। अच्छा, अब ये जो जानकारी है ये बहुत दिलचस्प है। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है लैंसोप्राज़ोल और इसके आगे लिखा है एंटेरिक कोटेड पेलेट्स। देखिए, इसका मतलब है कि दवा के जो छोटे छोटे दाने हैं ना, उन पर एक स्पेशल कोटिंग, एक सुरक्षा कवच चढ़ाया गया है। ये कवच दवा को पेट के एसिड से बचाता है और ये पक्का करता है कि दवा सही जगह यानी आंतों में पहुंचकर ही घुले। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि पैकेजिंग पर इस टैबलेट को लेने का सही तरीका क्या बताया गया है। इसे लेने के 2 तरीके बताए गए हैं। पहला तो ये कि टैबलेट को सीधे जीभ पर रखें और उसे अपने आप खुलने दें, और दूसरा तरीका ये है कि 1 चम्मच पानी में टैबलेट डालकर उसे पूरी तरह घुलने दें और फिर उस पानी को पी लें। है ना, दोनों ही तरीके कितने आसान हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर, वो है सेफ्टी यानी सुरक्षा। ये जानना बहुत जरूरी है कि दवा का इस्तेमाल सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए। ये लाइन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं खरीदा जा सकता। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी मेजर है ताकि दवा का इस्तेमाल बिल्कुल सही और सुरक्षित तरीके से हो। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। खुराक हमेशा उतनी ही लेनी है जितनी डॉक्टर ने बताई है, और दवा को किसी ठंडी और सूखी जगह पर ही रखना है, सीधी धूप से बचाकर, क्योंकि गर्मी और नमी से दवा का असर कम हो सकता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। जब भी किसी दवा का लेबल देखा जाता है तो उसका कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि अपनी सेहत से जुड़ी जानकारी को समझना ही स्वस्थ रहने की दिशा में पहला कदम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल द मेडिको टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।